अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो गया है। पंजशीर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान लड़ाकों ने तस्वीर शेयर की। तालिबान का दावा है कि NRF के 300 से ज्यादा लड़ाकों की ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तानी ड्रोन के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया है। इसी बीच ये खबर भी गश्त कर रही थी कि मज़ाहमती फोर्सेस के सरबराह अहमद मसूद ने बातचीत की पेशकश की थी, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया था। अहमद मसूद फरार बताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सॉलेह की कोई खबर नहीं है। तालिबान ने दावा किया है कि मज़ाहमती फोर्सेस के चीफ कमांडर सॉलेह मोहम्मद को मार दिया गया है। तालिबान के तर्जुमान ने ट्वीट कर कहा है कि तालिबान की जानिब से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तफसीलात फराहम की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान के हवाले से बता दें। पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा झूठा। मज़ाहमती फोर्सेस के ट्विटर अकाउंट से ये दावा किया गया है। उनका कहना है कि पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा झूठा है। साथ ही दावा करते हैं कि वादी भर में तमाम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर मज़ाहमती फोर्सेस मौजूद है। NRF का दावा कि वादी भर में तमाम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर वो मौजूद है। कहा कि तालिबान और उनके शराकतदारों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले तालिबान ने दावा किया था और पिक्चर्स भी शेयर की गई थी गवर्नर हाउस के बाहर, जिसमें दावा किया गया था कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब मज़ाहमती फोर्सेस के ट्विटर अकाउंट से दावा किया गया है कि पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा झूठा है। उनका कहना है वादी भर में तमाम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर मज़ाहमती फोर्सेस मौजूद है। साथ ही कहते हैं तालिबान और उनके शराकतदारों के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक तरफ तालिबान ये दावा करता है कि पंजशीर पर जो है तालिबान का कब्जा मुकम्मल हो चुका है, दूसरी जानिब मज़ाहमती फोर्सेस ये दावा करती है कि अभी तक वो बरकरार है, अपनी पोजीशंस पर वो लगातार बरकरार है और लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर अब ये समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस था वो कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कल रात ही जिस तरह के अटैक्स किए गए हैं पंजशीर पर, माना ये भी जा रहा है कि उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस का भी हाथ है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं, जिसमें कमांडर्स भी हैं और फहीम दश्ती जो स्पोक्स पर्सन है और मसूद अजहर के करीबी बताए जा रहे हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह सॉलेह पंजशीर में ही एक सेफ लोकेशन में सुरक्षित है और वहीं अहमद मसूद तजिकिस्तान में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो 4 दिन पहले वहां से जा चुके हैं। तो ऐसे में तालिबान ने जो वीडियोस जारी किए हैं, जो फोटोज जारी की हैं, उससे ये दावा किया जा रहा है कि अब तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है पंजशीर पर, और उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर अपना झंडा भी लगा दिया है। उसके वीडियोज भी सामने आ चुके हैं। जमीन चूमते हुए तालिबानी फाइटर्स के, तालिबानी लड़ाकों के तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और अब ये कहना NRF का कि वह भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मौजूद हैं, तो ये लड़ाई अब बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद अब से करीब 1 घंटे बाद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं पंजशीर को लेकर। तो जाहिर तौर पर ये जो रेजिस्टेंस था, ये पहले से ही इस बात की आशंका हो रही थी कि रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि पिछली बार रेजिस्टेंस को अमेरिकन फोर्सेस का सपोर्ट था, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था बाहर से। तो ऐसे में तालिबान का उस पर कब्जा होना ये बहुत जाहिर सी बात थी। लेकिन फिलहाल अब ये कंफर्म माना जा रहा है कि तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि इस पे अब तक अमरुल्लाह सॉलेह और अहमद मसूद का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इससे पहले अमरुल्लाह सॉलेह ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार भी लगाई थी। और अगर देखा जाए तो NRF के टॉप लीडर जो है मारे गए हैं और अहमद मसूद और अमरुल्लाह सॉलेह जो है दोनों ही मौजूद नहीं है, हाइड आउट ले चुके हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि तालिबान का पूरा कंट्रोल अगर नहीं भी, लेकिन अब कब्जा काफी हद तक बन चुका है पंजशीर पर? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं और तालिबान खुद इसको ट्वीट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। हालांकि NRF की तरफ से भी बयान सामने आया है ट्विटर पे कि उन्होंने अब तक हथियार नहीं डाले हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आज भी उनके रेजिस्टेंस फोर्स के जो फाइटर्स हैं वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने हार नहीं मानी है अब तक। लेकिन ये लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि पहले भी इस तरह के बयान आए हैं
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और अहमद मसूद ने कहा था कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और कल भी एक प्रस्ताव दिया गया था, एक सजेशन दिया गया था NRF की तरफ से कि बातचीत के जरिए इसको हल किया जाए। इसमें तालिबान जो लगातार एक ऑफेंसिव कर रहा है उसको रोकना चाहिए और तालिबान के बाद NRF भी अपने फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई से रोकेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर फिलहाल रेजिस्टेंस जो था पंजशीर में, इकलौता रेजिस्टेंस जो पंजशीर से मिल रहा था, वो अब ऐसा नहीं लगता कि बहुत दिनों तक चल पाएगा। अगर अभी भी कुछ लोकेशंस पे वहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस के अगर लोग हैं तो वो कितने दिनों और वहां पे टिक पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तालिबान जो है वो पंजशीर के अंदर दाखिल हो चुका है, तस्वीरें साफ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने दिन और चल पाती है। बिल्कुल शैलेंद्र, हालांकि अहमद मसूद ने पहले ही बातचीत की पेशकश की थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो पहले ही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में आज फिर योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार सजा। रियासत भर से अवाम अपने मसाइल के साथ जनता दरबार में हाजिर हुए और अपने मसाइल को सीएम योगी के सामने रखा। सीएम योगी के तमाम लोगों के मसाइल सुने, फरियादियों की फरियाद सुनी और मौके पर ही मसाइल के हल के लिए अफसरान को हिदायत दी। गुज़िश्ता रोज हुए महापंचायत में लाखों किसानों ने अपनी मौजूदगी से ये साबित कर दिया कि अंदर ही अंदर आग कितनी सुलग चुकी है और उसकी आंच आइंदा यूपी चुनाव में देखने को मिल सकती है। गुज़िश्ता रोज राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हम अवाम का है और अवाम फैसला करेंगे कि उस पर कौन हुकूमत करेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी को खारजी बताया। वक्त में विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ जन नेता राकेश टिकैत जी हैं। क्या बोलना चाहेंगे तमाम देशवासियों? अरे भाई, यहाँ के जनता का धन्यवाद है जो लोग यहाँ पे आए, बहुत दूर दूर से लोग आए, दो दिन चल के लोग यहाँ पे आए और यहाँ के जो शहर के लोग हैं उन्होंने दिल खोल के सबका स्वागत करा। भव्य आ रहे गुरुद्वारा यहाँ पे भी लगाया, अपने गुरुद्वारे में भी लंगर लगाए, जिन्होंने भोजन की सेवा करी, जिन्होंने जल की सेवा करी, बहुत सेवा भाव नहीं हुआ तो उनसे तो क्षमा मांगते हैं। भाई इतनी जनता थी, नहीं हो पाया होगा, लेकिन जनता आई है और ये विचारधारा देश में जाएगी और पूरे देश में मीटिंगें होंगी। आज तक का रिकॉर्ड रहा, ये मैदान कभी नेताओं से भरा नहीं, लेकिन आज किसानों से भर गया। आज मीटिंग यहाँ थोड़ा तो जगह कम रहेगी, इससे बाहर 100 गुना ज्यादा इससे भीड़ बाहर थी। मेरठ तक जाऊंगा 100 गुना। तो क्या आगे लखनऊ जाने की भी तैयारी है? पूरे उसमें मीटिंगें होगी पूरे देश भर में, तो वहाँ पर सब जगह। किसानों को लेकर, इस आंदोलन को लेकर और आगे कैसे बढ़ने वाले? 9 महीने हो चुके हैं, पूरे देश में मीटिंगें होगी, अब तो यही एक रास्ता रहेगा पूरे देश में। राकेश टिकैत जी बता रहे थे जिस तरह से जन आंदोलन यहाँ पे पहुँचा है, आने वाले वक्त में इस आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में जाएंगे और अलग अलग जगह इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त में बात करने के लिए विशेष तौर पर नरेश टिकैत जी हैं। सर, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। धन्यवाद है लोगों का और सबका बड़ा धन्यवाद है किसान संयुक्त मोर्चे को। और इन्होंने एक वो करा कि भाई मुजफ्फरनगर की जमीन पर हम पंचायत करेंगे, तो यहाँ के इन्होंने सबने बड़ा सम्मान कराने का। और कुछ कहनी मोटी कुछ बात हो भी गई होगी तो उसके लिए हम माफी मांगे। हम तो और इस फालतू और कुछ नहीं, संयुक्त मोर्चे का ही धन्यवाद दे सकते। देश के किसानों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देश के किसान तो हमेशा तैयार है, कुछ भी कोई भी समय हो, देश का किसान हर समय तैयार है। हम भी देश के किसान के लिए तैयार है, तो वो हमारे तक ज्यादा तैयार है। यहाँ पे नरेश टिकैत से मैं तो नीचे में दिखाना चाहूँगा पूरा मंच। अब तमाम जो लोग हैं बकायदा ये चढ़ यहाँ पे आए हैं और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान संगठन जो है वो यहाँ पे पहुँच करके अपनी बात रख रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें खास तौर पर जो 3 कानून हैं उस मसले का यहाँ पर ऐलान किया गया, उस मसले पर ऐलान किया गया और तमाम जो बातों पर मन से ऐलान किया गया। अगर हम अपने धर्म और पुराण को भी देखें, पत्नी के बिना कोई भी धर्म जो है पूरा नहीं माना जाता है। पत्नी का जो कर्म है वो सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। और मेरे साथ में राकेश टिकैत जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ में है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, घर परिवार की बात करूँगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है पत्नी का होता है। आपके पति 9 महीने से बाहर हैं,
किसानों के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो एक माहौल जो है घर के अंदर उनकी कमी खलती होगी, उस पर हम आपको जानना चाहते हैं। तुम क्या एक दिन रहो अपने घर बाहर। मैं हिंदी में समझना चाहूँगा, क्या आपने बोला? मैं ये पूछ रही, आप अपने घर से बगल क्या दिन रहते हो? कितने दिन रहते हो? और अपने परिवार में बच्चे भी होंगे, बीबी भी होगी, माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी सब होते हैं। मुश्किल है, हमें कोई मुश्किल नहीं है, बढ़िया चल रहा काम, बढ़िया चला हो जाएंगे। इतने 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, इतने बिल वापसी नहीं, इतने घर वापसी नहीं। चो साहब ने ऐलान कर दिया, आज भी कान खोल कर सुन ले सरकार। तो किस तरह से बातचीत होती होगी आप लोग? यहाँ से आज आसपास में मिले, सामने आए और यहीं से राकेश जी फिर वापस जा रहे हैं गाजीपुर? तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए जाना चाहिए। आज तो काफ़ी लाखों किसान यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, बहुत लाखों पहुँचे हैं, 5-4 लाख पहुँचे, सही दिखा दियो। जो सबसे ऐतिहासिक मोमेंट था वो शायद आज मीडिया ने कैप्चर नहीं करा है। हमारे भाभी ने आज जब मुजफ्फरनगर में भाई ने एंट्री की है तो इन्होंने उनको हार पहनाकर फूलों से स्वागत किया है, जो आज किसी मीडिया चैनल ने मुझे लगता है कवर नहीं किया गया है। वो सबसे ऐतिहासिक और एपिक मोमेंट था जब भाई को भाभी ने हार पहनाया और फूलों से स्वागत किया, तो भाई ने भी ऊपर से अपने जितने हार थे भाभी को पहनाए और गाड़ी में कुछ मिलों तक उनको साथ पकड़ के गाड़ी में ये भी गए हैं। तो ये सारा ऐतिहासिक मोमेंट था जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना इन्होंने इस आंदोलन में मतलब पूरा सपोर्ट किया उन्हें। ठीक है, जब तक घर की औरत सपोर्ट नहीं करती है, अब इनको देखो आपकी कोई इनको शिकन नहीं है इनके चेहरे पे कि वो आए हैं और चले भी जाएंगे। आप सभी सहेलियां हैं, एक घर परिवार जैसा आप लोग का है, इस आंदोलन में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से एक पति और पत्नी का भी जो धर्म है उस धर्म को आप लोग देख रही हैं? बिल्कुल देख रहे हैं और वो निभा भी रही हैं। और देखो यहाँ बैठी हुई हैं, तो समझ जाइए वो यहाँ बैठी हुई है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ तक आई, सपोर्ट पूरा है नहीं है, बोलिए है, बस उसमें कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। इस परिवार का इतिहास रहा है ये बाबा जी के टाइम से कि यहाँ महिलाएं भी और जितने बच्चे भी हैं ना वो उसी रंग में रंगे हुए हैं पूरी तरीके से। ये देश के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं और किसी के लिए इनके दिमाग में कुछ नहीं। निश्चित तौर पे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ की मिट्टी के लिए, किसानों के लिए पूरा का पूरा परिवार समर्पित है और शायद इसी का असर है कि पूरा परिवार आज एक साथ है और एकजुट है। और इनका साफ तौर पे कहना कि जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, ये ऐसे ही अपने पति का और इन तमाम किसानों के साथ में खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बिनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इससे कबल कम से कम 5 मरतबा अनिल देशमुख ईडी के समन पर तफ्तीश के लिए हाजिर नहीं हुए थे। अनिल देशमुख पर रेस्टोरेंट और बार से हर माह 100 करोड़ रुपए वसूली करने का इल्जाम है। उनके अहल खाना की भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तफ्तीश की जा रही है। हालांकि ईडी जांच के खिलाफ अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट भी गए, ताहम उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख को ईडी के लुकआउट नोटिस पर कहा कि वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, अब उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि इस प्रकार का लुकआउट नोटिस निकला है। मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया को उन्होंने पूरा करना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वे जा चुके हैं, अब ईडी के सामने हाजिर होकर या जो भी जांच एजेंसी उसके सामने हाजिर होकर उन्होंने जो आगे की कार्रवाई है उसका सामना करना चाहिए।
अनिल देशमुख मामले पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि नोटिस तो बहुत लोगों को मिलता है, यह कानूनी लड़ाई है, हमें इंतजार करने की जरूरत है। अनिल देशमुख को पहली बार नोटिस नहीं आया है। लुकआउट नोटिस, देखिए लुकआउट नोटिस तो बहुत लोगों को मिला था इस देश में और मिल भी रहा है, उस बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा, लीगल मैटर है वो। लेकिन कानून की लड़ाई अनिल देशमुख जी जो चल रही है, मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यूपी के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी के खिलाफ योगी सरकार पर मुतनाज़ा बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुरैशी गुज़िश्ता रोज रामपुर में एसपी एमपी आजम खान के घर गए थे। साबिक गवर्नर ने वहीं एक बयान दिया था, जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने योगी सरकार को शैतान बताया था। आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई इंसान और शैतान के दरमियान है। अजीज कुरैशी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में बगावत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुरैशी के खिलाफ बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज करवाया है। बेंगलुरु में अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी अपना फाउंडर्स डे मना रही है। इदारे के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनक़ाद किया जा रहा है। इस कड़ी के तहत बेंगलुरु की कौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनक़ाद अमल में आया। साथ ही 200 करीब ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए गए। अलामीन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत मुसलमानों का नस्बुल आइन होना चाहिए। 3 शोबों में मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है, वो है तालीम, सेहत और माशी मैदान। के साथ ये कैंप किया जा रहा है। इसमें आई टेस्टिंग कैंप है विद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लासेस, और दूसरे पूरे जो शोबे होते हैं मेडिकल के डिपार्टमेंट्स वो सब हैं, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल फिजिशियन जो भी होता है, ऑल डिपार्टमेंट्स आहिर गायनेकोलॉजी एक्सेट्रा देयर। तो इसमें जो है माशाल्लाह हमारा पहले से हमारे वालिद साहब की कोशिश थी कि एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये 3 शोबे पे अब काम कर रहे थे। तो आपको पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियसों से मिल पाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियसेस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।